नमस्कार, आप देख रहे हैं आगे का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा सचदेवा। सबसे पहले एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। दरअसल सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है संसद कांड को लेकर, जिसमें आरोपी 7 स्मोक कैंस लेकर अपने साथ आए थे। सूत्र ये बता रहे हैं गूगल से संसद के आसपास के क्षेत्र की पहले उन्होंने रेकी की। सेफ चैट्स के लिए उन्होंने गूगल को सर्च किया और सभी आरोपी सिग्नल ऐप पर आपस में बात करते थे। तो इस तरीके से पूरे प्लान तरीके से उन्होंने योजना बनाई। पहले पूरी रेकी की, संसद के आसपास के पूरे इलाके की उन्होंने रेकी की, गूगल को सर्च किया कि सेफ चैट के लिए सबसे ज्यादा ऑप्शन अच्छा क्या हो सकता है बेहतर उनके लिए। तो उन्होंने सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करना की शुरुआत की, जिसके जरिए सभी आरोपी इसी ऐप पर एक दूसरे से बात किया करते थे। बिल्कुल, और देखिए एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं संसद कांड पर। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग की गई, अब उसको लेकर एक एक चीजें सामने आ रही हैं। आरोपी 7 स्मोक कैंस लेकर आए थे अपने साथ। गूगल से संसद के आसपास के क्षेत्र की रेकी भी की गई थी। सेफ चैट्स के लिए भी गूगल सर्च किया गया था कि किस तरीके से वो बातचीत करे कि वो पकड़े ना जाए। सभी आरोपी सिग्नल ऐप पर बात करते थे। अब देखिए, जो दिल्ली पुलिस की तरफ से एफआईआर है, उस एफआईआर में क्या क्या सामने आया है, क्या क्या बातें हैं, वो विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि सागर ने बाएं पांव के जूते में खास जगह बनाकर रखी थी। ये देखिए, ये बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस की एफआईआर में किया गया है कि जो बाएं पैर का जूता था उसमें खास तरह की जगह बनाई गई थी। बिल्कुल, और देखिए खाकी रंग के मोजे से सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई थी। किस तरीके से इन्होंने प्लानिंग की, ये इसकी जानकारी हम दे रहे हैं। और एफआईआर में क्या कुछ है वो लगातार बता रहे हैं। देखिए, स्मोक कलर को जूते में छिपाकर रखा गया था, इस एफआईआर में ये भी सामने आया है। बिल्कुल, और इसके अलावा जो जानकारी हम दे रहे हैं, जूते में एक्स्ट्रा रबड़ भी लगाई गई थी, ये कोशिश भी की गई थी। इसके अलावा सागर ने खाकी रंग के मोजे पहने हुए थे। और खाकी रंग के मोजे क्यों पहने हुए थे? ये पूरा प्लान का देखिए हिस्सा था, ताकि सुरक्षा में जो है सेंध लगाई जा सके। सागर ने खाकी रंग के मोजे भी इसके लिए पहनकर रखे हुए थे। बिल्कुल, और अरुण जैन मेरे सहयोगी इस वक्त, वरुण जैन इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, क्योंकि लगातार हम बता रहे हैं कि एक चीजें किस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, क्या कुछ अब तक बातें सामने आ रही हैं। एफआईआर कॉपी में अब तक पुलिस ने जो बातें, जो महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं, मैं चाहूंगी कि दर्शकों को एक बार विस्तार से बताइए कि किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग की गई थी और पुलिस के हाथ अभी क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। सिर्फ 2 या 3 कोई स्मोक कैंडल नहीं, ये 7 स्मोक कैंडल लेकर वहां पर पहुंचे थे। इंटरनेट पर इन्होंने पार्लियामेंट की सिक्योरिटी से रिलेटेड कई वीडियोस देखे थे। इन्हें पता था कि पुलिस अगर ये जो चैट आपस में कर रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, अगर पुलिस उसको ट्रेस कर सकती है। यही वजह है कि इन्होंने एक ऐप का इस्तेमाल किया और उसी के जरिए ये आपस में चैट करते थे। पूछताछ में पुलिस को ये भी पता चला है कि इन्होंने इस बात की भी प्लानिंग करी थी कि अगर ये पार्लियामेंट के सामने अपने आप को आग लगा लेते हैं तो उससे काफ़ी सनसनी फैलेगी, अराजकता फैलेगी। और उसके लिए इन्होंने इंटरनेट पर एक जेल के लिए भी सर्च किया था। उस जेल को लगाने पर इंसान के शरीर को तो नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन ये पार्लियामेंट के बाहर सनसनी फैला सकते थे। पुलिस ने अपने रिमांड नोट में ये भी कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर घुसने का इनका मकसद था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को डराना, एक अराजकता फैलाना और साथ ही सरकार के ऊपर दबाव बनाकर अपनी अनैतिक बातों को मनवाना। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश थी। और जिस तरीके से जो महेश है उसके भी अब राजस्थान में आगे तार जुड़ रहे हैं, और साथ ही जो ललित झा है जो मेन कॉन्स्पिरेटर है उसके भी कोलकाता से तार जुड़ रहे हैं। तो पुलिस अभी भी इस बात की तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार इन्हें कौन फंडिंग कर रहा था, कौन इनको उकसा रहा था, कौन इनकी मदद कर रहा था। पुलिस ने कल अपने रिमांड नोट में साफ साफ ये बात कही है कि उन्हें शक है कि इनका दुश्मन देश या किसी आतंकवादी संगठन से भी तार जुड़े हो सकते हैं। जी बिल्कुल वरुण, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इसके पीछे क्या कोई और ही मकसद था। ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं लौट रही हूँ। देखिए, पुलिस रिमांड पर संसद का जो मास्टरमाइंड है, कोर्ट ने 7 दिन के लिए उसको रिमांड पर भेज दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस का दावा कि सांसदों को डराना उसका मकसद था, देश में अशांति को फैलाना भी मकसद था। साजिश रचने के लिए कई बार ये आरोपी आपस में मिले थे। देखिए, ऐप पर बातचीत भी होती थी इनकी, लेकिन आपस में इनकी कई बार मुलाकात भी हुई थी जब इन्होंने रेकी की और पूरे तरीके से इस प्लान
प्लान को बनाया, तो कुल मिलाकर काफी दिनों की मुलाकात, काफी महीनों की रेकी, जिसके बाद इस पूरे प्लान को तैयार किया गया। पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस ने यह दावा किया है कि इसका जो मकसद है वो था देश में अशांति, अराजकता को फैलाना, सांसदों को डराना। यह आरोपी ललित है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यही वो व्यक्ति है, यही वो चेहरा है जो इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अब देखिए, कुल मिलाकर कोर्ट में पुलिस किस तरीके के दावे कर रही है वो विस्तार से आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला दावा, सांसदों को डराना, देश में अशांति को फैलाना, यह था इस मास्टरमाइंड का मकसद। बिल्कुल, और साजिश रचने के लिए कई बार इनकी मुलाकात हो गई थी। आरोपियों ने पहले मुलाकात की और इसके बाद ये पूरी प्लानिंग तैयार की गई थी। दुश्मन देश से संबंध, आतंकी कनेक्शन की अब जांच हो रही है कि क्या इनको फंडिंग के साथ साथ क्या बाहर से गाइड किया जा रहा था। ये जो पूरा कनेक्शन है, या सिर्फ देश में ही है या देश के बाहर भी है, इन तमाम कनेक्शन की भी अब जांच होगी। अब देखिए, साजिश को छिपाने के लिए फोन तक नष्ट कर दिए, क्योंकि अब ये जो पूरी प्लानिंग बनाई थी इसको नष्ट कैसे करें, साथियों के फोन्स तक को यहां पर नष्ट कर दिया गया। वरुण लगातार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वरुण, देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से अब तार जुड़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, जिसमें एक खुलासा यह भी है कि वो अपने आप को जलाना चाहता था। जेल लेने के लिए गया, मिली नहीं, तो उसके बाद ऑनलाइन उसको जब नहीं मिली तो उसने इस प्लान को बदल दिया। ये जो चौंकाने वाले खुलासे हैं वरुण, ये किस तरफ इशारा करते हैं? देखिए, अगर आप शुरू से देखेंगे तो ये कोई 2-4 दिन की प्लानिंग नहीं थी। हमने पहले भी बताया, 9 महीने से ये प्लानिंग कर रहे थे। लगातार इनकी आपस में सोशल मीडिया के जरिए मीटिंग हो रही थी, चैट्स पर ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। कोई एक प्लान नहीं बनाया था, प्लान ए भी बनाया था, प्लान बी भी बनाया था। प्लान बी में ये बात भी तय हुई थी कि अगर प्लान ए सक्सेसफुल नहीं हुआ तो जो 2 लोग हैं, महेश और कैलाश, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, वो किसी दूसरे रास्ते से मीडिया कर्मियों के सामने जाएंगे और फिर वहां पर जो कैंडल स्मोक है उसको जलाएंगे। इनका कहीं ना कहीं मकसद था देश के अंदर अशांति फैलाना, अराजकता फैलाना, और उसी अराजकता का एक प्लान सी ये भी था कि ये अपने आप को विजय चौक पर या पार्लियामेंट के आसपास किसी तरीके से आग के हवाले कर ले, अपने आप को नुकसान ना पहुंचे। उसके लिए इन्होंने उस जेल को भी सर्च किया सोशल मीडिया पर, जिसको लगाने के बाद ये अपने आप को जला लेते, लेकिन खास नुकसान नहीं होता। लेकिन ऑनलाइन ये उस जेल को नहीं खरीद पाए, इसलिए उस प्लान को भी ड्रॉप कर दिया। प्लान बी को भी इसलिए ड्रॉप करा क्योंकि कैलाश और महेश दिल्ली नहीं पहुंच पाए। प्लान ए पर पूरी तरीके से 100% इंप्लीमेंट करना था, क्योंकि वही एक प्लान बचा था, इसलिए इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। तो कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग थी, अराजकता फैलाना चाहते थे, एमपीज को डराना चाहते थे, देश के अंदर माहौल जो है उसको खराब करना चाहते थे, और सरकार पर एक दबाव बनाकर अपनी अनैतिक बातों को आगे तक पहुंचाना और पूरा करवाना चाहते पूरी थे। प्लानिंग थी और महीने भर की ये पूरी प्लानिंग थी, कई महीनों से ये प्लानिंग चल रही थी, और इसके बाद ये इस तरीके से संसद में घुसे। लेकिन इसके बाद एक एक करके जो खुलासे हो रहे हैं उस पर अपने दर्शकों को बड़ी जानकारी एक और दे दें। ललित के माँ पिता से पुलिस की पूछताछ शुरू हो चुकी है। दरभंगा में पुलिस ने पूछताछ की है। परिजनों ने ललित को निर्दोष बताया है। इंसाफ के लिए कोर्ट जाएंगे। परिवार ये कह रहा है कि उनका बेटा निर्दोष है और उसके लिए वो लड़ेंगे, कोर्ट तक भी जाएंगे। जो हमारा सोना बेटा है, हमको कुछ समझ में नहीं आते हैं, तो खूनदान करते हैं। 3 बार खूनदान कर लिए। सबसे प्रेम जोड़ता है, हरदम निहारता है, मम्मी कैसा हुआ, मम्मी कैसा रहेंगी, मम्मी पापा कैसा रहे, कुछ में जाएंगे। कोर्ट में मतलब शिकायत करने के लिए कि मेरा बेटा आरोपी नहीं है, आरोपी नहीं है, इसके बारे में जाएंगे। और आप लोगों को पूरा भरोसा है कि वो आरोपी नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं है। नहीं है, हमारा बेटा गंदा नहीं है। उनसे पूछ लीजिए चाहे। हमारा सोना है, हमारा हाथ से छूट गया। मेरे पास था, बहुत बढ़िया लड़का था, उसको इनाम मिला था मिथिलांचल परिषद से। ललित बाबू ट्यूशन करते थे और कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाते थे। आपको इस घटना के बारे में कब पता चला? ये कल पता चला है। उनके गिरफ्तार होने के बाद वो भी दूसरों से, ये मोबाइल हमारे नहीं है, बेटे लोग को तो है, हमारे नहीं है। और देखिए, दरभंगा से इस वक्त हमारे सहयोगी शशांक जुड़ गए हैं, जहां पर ललित का घर है। शशांक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ललित के माता पिता हो या फिर पहले उनके भाई के बयान भी हमने सुने हैं, वो कह रहे हैं कि ललित ऐसा नहीं था, ललित बिल्कुल निर्दोष है, ललित ने कुछ नहीं किया। जब आप उनके घर के आसपास के इलाके में मौजूद हैं, वहां पहुंचे हैं, क्या कह रहे हैं वो लोग? क्या वो जानते थे कि ललित इस तरीके का काम कभी कर सकता है?
मैं ललित झा के घर पे हूँ। उनके माता पिता और एक छोटा भाई हमारे साथ है। जो घटना हुई है उसका मास्टरमाइंड उसको बताया जा रहा है। 28 साल उस लड़के की उम्र है। हम पिता से खुद पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? देवानंद झा ललित झा के आप पिता हैं? पिता है। आपके बेटे को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कि वो एक बड़ी प्लानिंग किया था। ना, बिल्कुल गलत बताया जा रहा है। एकदम सीधा लड़का है, वो भी मास्टर है, ट्यूशन पढ़ाता है, दूसरों को सहायता करता है, दूसरों को बिना पैसे में पढ़ाता है, अपना खून निकाल करके दूसरों को बच्चों को दिलाया है, वो भी थाना में जा करके। लेकिन वो तो अपना और अपने साथियों का मोबाइल जला दिया। कोई बड़ी साजिश होने वाली थी, उस चीज़ को छुपाने के लिए उसने मोबाइल फिर क्यों जलाया? राजस्थान क्यों भाग गया? हमको नहीं पता है कहाँ मोबाइल था उसके, किसके मोबाइल था, क्यों जलाया, कैसे जलाया, ये हम लोग को कुछ पता नहीं है। अच्छा, आप लोग क्या कलकत्ता में रहते थे अभी या यहाँ दरभंगा लौटे हैं? हाँ, सोमवार को 11 तारीख को लौटे हैं। आप 11 को जो है कलकत्ता से यहाँ आए हैं, और वो क्यों नहीं आया साथ में? वो दिल्ली क्यों चला गया? ये पता नहीं। यहाँ पर वो आता भी कमती है, कमती समय में आता है, लेकिन वो कलकत्ता में ज़्यादा समय रहता है। कभी कभी वो दिल्ली जाता है। वहाँ क्या करता था कलकत्ता में? ट्यूशन पढ़ाता है, कोचिंग सेंटर में जाता है, कोचिंग सेंटर में पढ़ाता है। किसी को हॉस्पिटल का ज़रूरत है तो उसको जाकर के हॉस्पिटल मेडिकल में ठीक करा देता है। बताइए, वो क्या किसी संगठन से भी जुड़ा हुआ है? क्योंकि अब जांच हो रही है, सच्चाई सामने आ जाएगा। या आप कुछ जानते हो तो आप बता सकते हैं। ना, कुछ नहीं जानते हैं। लड़के लोगों के बीच में वो फुटफुटुआ जो नेता लोग हैं, उन लोगों के बीच में ये रहता था बड़ा बाजार में। उसके दिमाग में क्या चलता रहता था, क्या सोचता था, वो क्या चाहता था? कुछ आपको बताया? किसी कारण परेशान रहता था? नौकरी से परेशान, वो बेरोजगार है। तो आप तो कह रहे हैं कि वो शिक्षक था, तो फिर बेरोजगार कैसे? हाँ, कैसे शिक्षक था? छोट भैया शिक्षक था। किसी के घर में ट्यूशन कराना, कोई कोचिंग सेंटर में जाकर के पढ़ाना, कोई कुछ पैसा दिया, कोई कुछ नहीं दिया। या ऐसा है कि उसका किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया, वो किसी के बहकावे में आ गया? क्या किसी नेता के बहकावे में आ गया? ना, किसी के नेता के बहकावे में नहीं आया है, और कोई ब्रेन वॉश नहीं है। ये हमारे पास खाया है, हमारा रोटी खाया है, माँ बनाया है, वो खाया है। आपका बेटा निर्दोष है? एकदम बिल्कुल निर्दोष है, कोई क्लेम नहीं है उसके। फिर मैसूर में बैठ के ये लोग प्लानिंग कर रहे थे, 5-6 लोग 1 साल पहले भी मिले थे, तो कुछ बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता था तब ना। प्लान बी भी उसका तैयार था। नहीं, वो 1-2 बार तो बताए हैं दिल्ली गया है। अब किस साजिश से गया है, कौन उसको बुलाता था, कैसे जाता था, ये हम लोग को पता नहीं है। उनकी माता हमारे साथ है, माता जी से ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मंजूला झा। ये आपका बेटा तो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने वाला था। ये हमारा तो कुछ जानता नहीं है। मम्मी है, उसको खाना नाश्ता लंच देंगे, अपन खाएंगे, ट्यूशन जाएंगे, ये पब्लिक स्कूल मास्टर ऐसे जाएंगे, घूमते फिरते। और हम ट्यूशन जाते, कहाँ जाएंगे? ऑफिस से कोचिंग करेंगे। अब कहाँ जाएंगे? तो हॉस्पिटल जाएंगे। कलकत्ता में आप उसके साथ रहती थी, तो वहाँ उसकी क्या गतिविधि थी? वो किससे मिलता था? कुछ जानती हैं तो आप कैमरे पे बताइए ना उस चीज को। जांच हो रही है, सच्चाई तो सब सामने आ जाएगा। हमको कुछ नहीं बताइए, कुछ नहीं बताइए। हम कुछ नहीं समझते हैं उसको अच्छा देखता है, हमारा सेवा करता है, अपना टाइम पर घर आता है, खाता है, सोता है। ये 9 बजे रात के आता है और ये 10 बजे दिन का जाता है। तो हम कुछ नहीं। बंगाल में जब वो रहता था तो ऐसा तो नहीं कुछ संगठन के लोगों से मिलता था अलग अलग? नहीं बुझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। आपको इसके बारे में कैसे पता चला कि आपका बेटा फंस गया है, गिरफ्तार हो गया है, राजस्थान भी भाग गया था? ये मोबाइल टीवी में देखा। हमारा गोतनी बोलेंगे जी चाय पियेंगे, हम बोलेंगे क्यों बात है आपको, बोलिए। अतः ऐसा गप। अच्छा, आप लोग कहाँ, वहीं कलकत्ता में रहती हैं ना? तो आप लोग कितने वर्षों से वहाँ रह रही हैं? हमारा अलग में हम 4 साल से कलकत्ता में रहेंगे, 4 साल से हमारा अलग रहेंगे और पापा के पास रहेंगे। हर बार तो ललित झा आप लोग के साथ आता था, लेकिन इस बार वो आया नहीं, आप लोग को ट्रेन से भेज दिया और खुद दिल्ली चला गया। उनके भाई भी, ललित झा के भाई भी हमारे साथ हैं। आप छोटे भाई हैं? हाँ। आप कहाँ रहते हैं? कोलकाता में। हाँ। तो यहाँ आप लोग को ट्रेन से भेज दिया, खुद दिल्ली चला गया। कुछ प्लानिंग थी पहले से तब ना? ना, वो तो बोला हम घूमने के लिए जा रहे हैं, 3-4 दिन में आ जाएंगे। आपको बोल के गया कि मैं दिल्ली घूमने के लिए जा रहा हूँ? हाँ। क्या क्या बोल रहा था? वही बोला था हम घूमने के लिए जा रहे हैं, 3-4 दिन में फिर रिटर्न आ जाएंगे। 3-4 दिन में आ जाएंगे। क्या करने जा रहे हैं ये नहीं बताया? ना, ये नहीं बताया।
फोन उसने जला दिया अपने साथियों का, अपना भी, उसमें कुछ बड़े बिल्कुल सबूत हो शशांक, सकते थे। देखिए सब तक माता बड़ी पिता जिस साजिश तरीके रची जा से रही फेवर थी। कर रहे हैं अपने पुलिस बच्चे को, उनका कहना है कि कोई ऐसी गतिविधि उसकी नहीं देखी कभी जिससे लगा हो कि वो गलत ट्रैक पे जा रहा है, गलत लोगों की संगत में है। हालांकि माता पिता का ये कहना है कि वो कोर्ट तक भी अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़ेंगे। दूसरी तरफ जांच भी हो रही है, जो कुछ भी होगा वो सब कुछ साफ हो जाएगा। शशांक, बहुत शुक्रिया आपका। 13 दिसंबर को संसद भवन में हुए हंगामे की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपी ललित से पूछताछ के बाद रिमांड नोट दायर किया। इस नोट में कई खुलासे हुए। पुलिस के मुताबिक आरोपी सांसदों को डराना चाहते थे, आरोपी देश में अराजकता फैलाना चाहते थे और अराजकता का माहौल बनाने के लिए ये पूरी साजिश उन्होंने रची। लोकसभा में हुए स्मोक कांड की वजह क्या थी? क्या आरोपी सिर्फ विरोध जताना चाहते थे या इस हंगामे के पीछे कोई बड़ी साजिश थी? इन सवालों के जवाब पुलिस के उस रिमांड नोट में है जो पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल किया गया। पुलिस ने संसद में हंगामे के मास्टरमाइंड ललित झा के खिलाफ दायर रिमांड नोट में कहा है कि आरोपियों का मकसद सांसदों को डराना था, आरोपी देश में अशांति पैदा करना चाहते थे, आरोपी सरकार पर अपनी अवैध डिमांड को पूरा करने के लिए दबाव बनाना चाहते थे। पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड ललित झा से पूछताछ की तो ऐसे राज खुले जो बताते हैं कि संसद में हुआ हंगामा सिर्फ विरोध की आवाज पर नहीं था। पुलिस अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपियों के रिश्ते किसी आतंकी संगठन से भी थे, क्या किसी शत्रु देश से भी आरोपियों का कनेक्शन था। पुलिस का शक इसलिए गहरा रहा है क्योंकि बेहद शातिराना अंदाज में घटना के बाद सबूत मिटाने की कोशिश हुई। इस साजिश के मास्टरमाइंड ललित झा ने सभी आरोपियों के फोन नष्ट कर दिए। हालांकि ललित के घर वाले उसे निर्दोष बता रहे हैं। अच्छा लड़का है, आरोपी नहीं है। इसके नहीं है, हमारा बेटा गंदा नहीं है, हमारा सोना है, हमारा हाथ से छूट गया। हम क्या करेंगे बाबू, मेरा बेटा है। ये पास था, बहुत बढ़िया लड़का था, उसको इनाम मिला था मिथिलांचल परिषद से। पुलिस को कैंडल स्मोक अटैक केस में मास्टरमाइंड ललित झा की 7 दिन की रिमांड मिली है। इस दौरान पुलिस ललित और दूसरे आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करके पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस साजिश के तार किससे जुड़े हैं। पुलिस आरोपियों को लखनऊ और महाराष्ट्र लेकर जाएगी। लखनऊ और महाराष्ट्र से ही आरोपियों ने कैंडल करतूतें खरीदी थी। दिल्ली पुलिस ललित झा को राजस्थान भी लेकर जाएगी ताकि जले हुए मोबाइल बरामद किए जा सकें। पुलिस की इस जांच के बीच लोकसभा में हुए हंगामे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर सियासत हो रही है। गृह मंत्री इतने बड़े अहंकारी हैं कि वो टीवी चैनल में जाते हैं, विस्तार से बात करते हैं इस घटना के बारे में, पर वही बात वो संसद के अंदर बोलने के लिए तैयार नहीं है। We request the minister, Home Minister, kindly come to the parliaments and tell the parliaments whatever he wants to say. कैसे संभव है कि इस तरीके से 2 लोग वहां पे घुस गए और उन्होंने इतनी बड़ी जो है वहां पे जो है वारदात को अंजाम दे दिया? इसका जवाब तो देश के गृह मंत्री को देना चाहिए था। वो जवाब से बच रहे हैं, ये बड़ी अजीब बात है। और जो लोग सवाल पूछ रहे हैं आप उनको सस्पेंड कर रहे हैं। इस मामले में अब तक पुलिस 5 आरोपियों ललित, नीलम, सागर, अमोल, मनोरंजन को गिरफ्तार कर चुकी है। 2 आरोपी महेश और विक्की शर्मा पुलिस की हिरासत में है। पुलिस जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है। लेकर आतापासूनच भरतीच्या शाळांमध्ये आणि मी लहानपणापासून बेजार झाला। माझ्यासारखी बेजारी लेकरं व्हायची करू नको, त्याला तसल्या शाळांमध्ये टाक असा ह्याला म्हणत होता। फिलहाल पुलिस का फोकस रिमांड के दौरान आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत जुटाना चाहती है ताकि साजिश का पूरा पर्दाफाश हो सके। एक बार फिर स्वागत आप सभी का। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने देश के लोगों से सहयोग मांगा है। पैसे जुटाने की इस मुहिम का नाम कांग्रेस ने रखा है डोनेट फॉर देश और इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। सुनिए। We are thinking that this is going to be one of the biggest crowdfunding for any political parties in India have done. Number 2, we already had completed our 138 years journey of Indian National Congress. This year is the anniversary of our Foundation Day. We are going to hold a mammoth rally at Nagpur on December 28th. This is going to be a national rally.
attended by all the senior leaders of the party. Yesterday we had a detailed meeting in Maharashtra Pradesh Congress Committee leaders with Maharashtra Congress Committee leaders in Nagpur. There were minimum 10 lakh Congress leaders and workers will participate in this mega event. Leaders from all over India will be part of this rally. Certainly, among the 10 lakh workers, largely from Maharashtra state will be attending. These are the two major announcements we have to do today. एक बड़ी खबर, मुंबई से सटे ठाणे में एक बड़े अधिकारी के बेटे पर संगीन आरोप लगा है। दरअसल आरोप है कि अश्वजीत गायकवाड़ नाम के एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी से कुचल दिया। शिकायतकर्ता लड़की प्रिया सिंह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और घायल प्रिया सिंह अस्पताल में भर्ती है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और कुल मिलाकर देखिए, प्रिया सिंह भी आरोप ये लगा रही है कि पुलिस की तरफ से भी कोई खास मदद उसको नहीं मिल पा रही है और आरोपी अब तक फरार है। मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 4.5 साल से ये दोनों रिलेशन में थे और अश्वजीत गायकवाड़ इस युवक का नाम बताया जा रहा है। हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला है, बड़े अधिकारी का बेटा है और यहां तक कि प्रिया सिंह एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए ये तक कह रही थी कि ये जो लड़का है ये शादीशुदा था और रिश्ते में आने के बाद ये बात प्रिया से छुपाई गई और अचानक से जब प्रिया पहुंचती है जहां पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, वहां पर प्रिया अचानक से इस युवक से मिलने के लिए पहुंचती है और वहीं पर देखिए उसके साथ बदसलूकी की जाती है। पहले मारपीट की जाती है, उसके बाद गाड़ी से कुचलने की कोशिश होती है। और प्रिया सिंह का आरोप है कि पुलिस ने उसकी मदद नहीं की। प्रिया सिंह ने आप बीती बताई जिसके मुताबिक उसका बॉयफ्रेंड पहले से शादीशुदा था। इन लोगों ने मुझे गाड़ी से एक्सीडेंट इंटेंशनली किया है, प्लस बहुत लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे मारा है, उसके दोस्त ने भी मुझे असॉल्ट किया है, बहुत गाली गलौज की है और मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरा गला वगैरह भी दबाया। उसके साथ 4.5 साल से रिलेशनशिप में थी और उसका दोस्त था रोमिल पाटिल, उसकी वजह से उसने गाली गलौज करना शुरू किया। मैं उसको मिलने गई थी रात को, मेरे बॉयफ्रेंड को। काफ़ी टाइम से हमारी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, बात नहीं हो रही थी, तो आई वॉज मिसिंग हिम। फ़ोन पर बात करके मैं उसको मिलने गई थी और फिर उसके दोस्त लोग आ गए मुझसे लड़ाई झगड़ा करने में, उसको मुझसे मिलने नहीं दे रहे थे और उसकी शादी हो रखी थी। उसने मुझसे छुपाया था दैट ही इज़ मैरिड और मुझे काफ़ी टाइम बाद मालूम पड़ा अबाउट हिज मैरिज। उसने मुझे झूठ बोला। उस दिन जब मैं उसको मिलने गई थी रात को, तो मैंने उसको उसकी वाइफ के साथ देख लिया, तो आई बिलीव कि उससे वो बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उससे बात करने की कोशिश की। मैंने कोई तमाशा नहीं क्रिएट किया, मैं सिर्फ उससे बात करना चाहती थी बिकॉज आई वॉज हर्ट, बट उसने मेरे को देख के स्ट्रेंज बिहेव किया। सो ये सारी चीज़ें वो रीज़न से ही हुई है और उसने मेरे को मारा पीटा सब कुछ किया। मेरा फ़ोन बैग सब कुछ उसकी गाड़ी में था। वो लोग गाड़ी से भाग रहे थे, पहले एक गाड़ी भागी, फिर दूसरी गाड़ी भागने लगी जिसमें वो और उसके ड्राइवर वो बैठे थे, डिफेंडर। तो मैं अपना पर्स लेने के लिए मैं अपना पर्स और फ़ोन लेने के लिए गाड़ी को नॉक करने गई आगे, उसने मुझे उड़ा दिया। उसके बाद वो लोग आगे जाके रुके 10 सेकेंड 2 to 3 सेकेंड्स उन लोग रुके मुझे देखने के लिए कि मैं गिरी हूँ, लाइव हूँ या नो, आई डोंट नो व्हाट, बट वो लोग देखे मुझे गिरे। मैं वहाँ पे रोड पे पड़ी थी आधे घंटे तक, आई वाज लेफ्ट ऑन रोड। वो लोग सब छोड़ के मुझे चले गए। तो ये प्रिया सिंह को आप सुन रहे थे, जो पीड़ित हैं, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है वो आप सुनिए। घोड़बंदर रोड पे होटल कोर्टयार्ड के सामने सर्विस रोड पे पीड़ित और संशयित आरोपी विश्वजीत गायकवाड़, रोमिल पाटिल और सागर शेड़के, उनके बीच में कोई वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। पुलिस ने उनका सविस्तर स्टेटमेंट जवाब नोंद किया है और वो जवाब के अनुसार आगे का
गुना दाखिल करने का प्रोसेस हो गया। उसमें भादवी कलम 279, 338, 504 और 323 के अनुसार गुना दाखिल है और आगे की कार्रवाई कासर रोडोली पुलिस स्टेशन कर रही है। तो देखिए, पुलिस के बयान आपने सुने। पुलिस का कहना है कि अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं भी हमने लगा दी हैं। प्रिया भी बहुत सारी बातें कह रही हैं, लेकिन मृत्युंजय ग्राउंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या जानकारी मृत्युंजय आपके पास, क्योंकि एक तरफ हम पुलिस की बातें सुन रहे हैं, दर्शकों को प्रिया की बातें भी हमने सुनवा दी, लेकिन ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है इस पूरे मसले को लेकर? क्या आपकी अभी किसी अधिकारी से बात हो पाई, प्रिया से आपकी बात हो पाई, और जो आरोपी है क्या उसके किसी परिवार वालों से बात हुई, क्योंकि अभी तक वो फरार है? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में 3 बड़े डेवलपमेंट हैं, जिसमें से मैं पहले आपको 2 मुद्दों के बता दूं। थाने पुलिस ने इन आरोपियों को सम्मन जारी किया है और उन्हें पुलिस थाने में हाजिर रहने के लिए कहा है। यानी कि कुल मिलाकर पुलिस पर दबाव बना है इस खबर के दिखाए जाने के बाद, और जो आरोपी है उनको सम्मन किया गया है। क्योंकि जो आरोपी है अश्वजीत गायकवाड़, ये कोई मामूली आरोपी नहीं है या मामूली व्यक्ति नहीं है। MSRDC जो एक संस्था है महाराष्ट्र सरकार की, उसकी चेयरमैन का बेटा है। तो ये मामला काफी संवेदनशील हो जाता है, गंभीर हो जाता है। दूसरा अपडेट इसमें यह है कि राजनीतिक इसमें टिप्पणी हो रही है। संजय राउत जो कि शिवसेना उद्धव गुट के नेता है, उन्होंने कहा है कि इसकी SIT जांच की जानी चाहिए। अब इसे हमें समझना चाहिए कि संजय राउत ऐसा क्यों कर रहे हैं। 2 बातें हैं। एक तो ये कि जहां पर ये घटना हुई है, ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना हुई है, उनकी जी घर से। दूसरी बात यह है कि MSRDC जो संस्था है, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अंतर्गत आता है डिपार्टमेंट। तो इसलिए संजय राउत को राजनीति करने या ये मुद्दा उठाने का मौका भी मिल गया है। और इस मामले में तीसरी जो डेवलपमेंट है कि आखिरकार सच्चाई क्या है। तो कुल मिलाकर सच्चाई ये अब तक सामने आई है कि प्रिया पहले से जानती थी कि अश्वजीत शादीशुदा है, लेकिन दोनों के रिलेशनशिप थे। एक पार्टी में अश्वजीत और उसकी पत्नी मौजूद थे, वहां पर प्रिया पहुंच गई थी और वहां जमकर हंगामा हुआ था, मारपीट हुई थी। लेकिन बाद में मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि जब प्रिया गाड़ी के सामने आई तो गाड़ी से कुचलने का मामला सामने आया, इसलिए ये बेहद गंभीर मामला हो जाता है। और कहीं न कहीं फिर जब प्रिया पुलिस थाने में गई बयान दर्ज कराने के लिए, तो शुरुआत में उसका बयान या कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया कि पैर फ्रैक्चर हो गया है, बहुत गंभीर चोटें आई है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। आरोपियों को सम्मन किया गया है और उन्हें आज ही पुलिस थाने पहुंचने के लिए कहा गया। ठीक है, यानी कि मृत्युंजय कुल मिलाकर इस मामले को लेकर अब लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि सम्मन भी जारी किया गया। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब देखिए, ये जो पूरा मामला है विस्तार से एक बार आपको बताते हैं। अधिकारी के बेटे की हैवानियत, क्या उन पर आरोप लगे हैं, क्या क्या बातें सामने आ रही हैं, ये पूरा मामला आपको बताते हैं। देखिए, ये वो लड़की है प्रिया सिंह, आरोप है गर्लफ्रेंड से मारपीट की है। प्रिया ये आरोप लगा रही है कि उनके साथ मारपीट की गई है। बिल्कुल, और इसके बाद प्रिया का आरोप यह भी है कि गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। और इसी के साथ देखिए 4 साल से ये दोनों रिश्ते में थे, प्रिया की तरफ से ये भी सामने आया है। और प्रिया ये भी कह रही हैं, जब एबीपी न्यूज से उन्होंने बातचीत की तो उनका कहना है कि पहले से शादीशुदा था आरोपी और ये बात वो जानती थी, लेकिन उसका कहना था कि वो तलाक लेकर प्रिया से शादी करेगा। बिल्कुल, और अश्वजीत के दोस्तों पर भी आरोप लग रहे हैं और FIR दर्ज की गई, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि देखिए, इस पूरे मामले में एक पेच फंसता नजर आ रहा है। प्रिया कह रही है कि वो इस बात को नहीं जानती थी कि अश्वजीत शादीशुदा है, उसने ये बात छुपाई थी। लेकिन जैसा कि अभी जानकारी मिल रही है, ये सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्रिया को इस बात की जानकारी थी। अब थाने से सीधे हमारे सहयोगी राजेश त्रिपाठी इस वक्त जुड़ गए हैं। राजेश, इस पूरे मामले को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। प्रिया अपना पक्ष रख रही है, कह रही है कि पुलिस की तरफ से भी बहुत ज्यादा मदद नहीं मिल पा रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आप क्या देख पा रहे हैं? क्या वाकई जितना ये मामला प्रिया की तरफ से बताया जा रहा है एकदम वैसा ही है, या कुछ और पेंच इस पूरे मामले में फंसे हुए हैं? राजेश जी बिल्कुल, इसमें जो प्रिया ने बयान दिया है कि मैंने इसकी रिपोर्ट जो है 4 दिन पहले करवाई थी और पुलिस उस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही थी। उसके बाद उसने सोशल मीडिया पे जो है अपनी जो दर्द है अब उसके साथ जो बीती है उसने सोशल मीडिया पर डाला, क्योंकि बात सामने आ रही कि प्रिया जो है सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव थी और उसके जो है बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। तो जब ये बात मीडिया में आई और इसके बाद पुलिस जो है इसमें संज्ञान लिया, एक्टिव हुई और इस मामले को आगे बढ़ा रही है। अब पूरा मामला इस बात पे निर्भर हो गया है कि इन लोगों की जिस पर आरोप लगे उनकी गिरफ्तारी क्यों होती है।
बात इसमें ये भी सामने आ रही है कि क्योंकि ये एक बड़े अधिकारी के बेटे हैं, महाराष्ट्र सरकार से जुड़े हुए हैं, नेताओं से इनके संपर्क हैं, तो शायद इस वजह से पुलिस इस मामले को जो है अभी तक गंभीरता से नहीं ले रही थी। लेकिन जब अब ये मामला सोशल मीडिया पे आ गया है और इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि संजय राउत ने SIT की मांग कर दी है, तो वास्तव में अब पुलिस को गंभीरता से इसे लेना है और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उन्हें समन किया गया है, उन्हें बुलाया गया है। अब वो कब तक पुलिस स्टेशन में आते हैं, अपना बयान दर्ज करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन पुलिस जो प्रिया है उसकी हॉस्पिटल में वो भर्ती, कई उसके फ्रैक्चर हुए हैं, उसकी हालत गंभीर है। बातचीत भले ये कर रही है, लेकिन जो उसने बताया है कि वो चल फिर नहीं सकती है, कई जगहों पर शरीर पे चोट आई है। तो इस मामले पर पूरी जो है इस पे अब राजनीति है और पुलिस इस पे लगातार कह रही है कि हम इस पे काम करें। बड़े अधिकारी के बेटे के होने के नाते अब इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। आप राजेश बने रहिएगा हमारे साथ। ठाणे की घटना को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। दरअसल शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और कहा कि इस केस में सरकार अब SIT गठित क्यों नहीं कर रही है। उनका कहना है कि SIT से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। निगम के संचालक के बेटे का आरोप है कि उसने अपनी प्रेमिका पर कार चला दी। किसने? MSRDC के तो CM को जाकर पूछिए। नहीं, सवाल ये सवाल है कि आप जाकर CM से पूछिए। ये सवाल आप देवेंद्र फडणवीस से जाकर पूछिए, होम मिनिस्टर है ना, लगाइए ना SIT, यहाँ लगाओ ना SIT। संजय को आपने सुना, संजय राउत जो जिस तरीके की बात यहाँ पर सामने रख रहे थे, लेकिन राजेश अब मामला ये सामने आता है कि पूरे मुद्दे को लेकर जो राजनीतिक प्रेशर अब सामने आया है, जैसा कि कहा जाता है बड़े अधिकारी का बेटा है, इस वजह से जांच नहीं हो रही, लेकिन अब राजनीति जो गरमाएगी, जो प्रेशर होगा, क्या उम्मीद की जाए कि अब इस मामले का सच आएगा सामने, न्याय मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल सच सामने आना जरूरी है और आएगा भी, क्योंकि अब पुलिस पर बहुत ज़्यादा दबाव हो गया है और सरकार भी इस मामले पर क्योंकि एक महिला से जुड़ा मामला है, उसको गंभीरता से उन्हें लेना पड़ेगा। और पुलिस जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो भी अब गंभीर हुई है, जो 4 दिनों तक चुप बैठी हुई थी, इस मामले पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही थी। कल पुलिस के अधिकारियों ने इस पर बयान दिया है और उन्होंने समन किया है इन आरोपियों को। तो ये जो आरोपी हैं वो भी जो है पुलिस स्टेशन उन्हें आना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी जो है जिसका ये बेटा है वो महाराष्ट्र सरकार के एक बड़े विभाग से जुड़ा हुआ है। हमने भी इस जो गायकवाड़ जिस पर आरोप लगा है उस लड़के से हमने भी बात करने की कोशिश की, फ़ोन लगा रहे थे, उसका फ़ोन रिंग तो जा रहा है लेकिन वो उठा नहीं रहा है, यानी कि उसने अभी फ़ोन बंद नहीं किए हैं, वो पुलिस के संपर्क में है और कब वो पुलिस स्टेशन आता है और अपनी बात रखता है, बयान देता है, इस पे हमें इंतजार करना होगा और हम उस पर नजर बनाए हुए हैं। जहां 350 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होने के बाद चर्चा में आए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू पहली बार मीडिया के सामने आए। करोड़ों की ये रकम किसकी है? धीरज साहू के सामने आने के बाद सस्पेंस अब और बढ़ गया है, क्योंकि धीरज साहू ने यह कह दिया है कि ये पैसा मेरा है ही नहीं। ऐसे में अब 350 करोड़ की कमाई का ब्लैक एंड व्हाइट का सस्पेंस और ज्यादा बढ़ चुका है। सारा पैसा मेरा नहीं है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई। उससे कांग्रेस पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से इस पैसे का कोई संबंध नहीं है। बेहिसाब नोट, 500, 200, 100 के नोटों की गड्डियां, अलमारियों में, बक्से में और जाने कहां-कहां छिपा कर रखा गया नोटों का पहाड़। कितना बड़ा था इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसे गिनने में ही 7 दिन से ज्यादा का वक्त लगा। 7 दिनों बाद जब इस दौलत का आंकड़ा सबके सामने आया तो आंखें खुली रह गईं। सिर्फ नोट ही 350 करोड़ से ज्यादा के थे। इन नोटों की बरामदगी के साथ ही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू भी चर्चा में आ गए, क्योंकि ये नोट धीरज साहू से जुड़ी कंपनियों के ठिकानों से ही बरामद हुए थे। नोटों की इस पहाड़ को देखकर आपको जितना अचरज हुआ होगा उससे ज्यादा अचरज अब आपको होने वाला है। सुनिए 350 करोड़ से ज्यादा की दौलत पर धीरज साहू क्या कह रहे हैं।
लोग के पास हर बिजनेस जो है इसमें जितना भी तरह का जो फर्म है हम लोग का परिवार का नाम से है। हम वो लोग कैसे काला धन को शो कर रहा है वो तो खैर इनकम टैक्स ही बताएगी। इनकम टैक्स का भी जवाब आने दीजिए, काला धन है या सफ़ेद धन है वो तो इनकम टैक्स का इसका जवाब देगी। तो मैं बिजनेस में नहीं हूँ, हमारे परिवार वाले इसका जवाब देंगे। किस तरह से लोग इसको देख रहे हैं इसका बारे में तो हमको नहीं पता है, लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। रकम 1-2 करोड़ नहीं 350 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन धीरज साहू संत भाव से कह रहे हैं कि पैसा मेरा नहीं है। इस पैसे की बरामदगी के लिए आयकर विभाग ने ओडिशा और झारखंड में छापेमारी की। ओडिशा के बालंगीर, तितलागढ़, राउरकेला, संबलपुर, सुंदरगढ़ में छापेमारी हुई। वहीं झारखंड के लोहरदगा और रांची में छापेमारी हुई। सबसे ज्यादा पैसा ओडिशा के बालंगीर से बरामद हुआ। यहाँ 10 अलमारियों में नोटों के बंडल भरे हुए थे। इस पैसे को गिनने के लिए आयकर विभाग ने बैंकों को 50 कर्मचारियों को काम पर लगाया। नोट काउंटिंग की 40 मशीनों की मदद ली गई। 5 दिन में पूरे नोटों की गिनती हुई। 176 बैग में भरकर नोट बैंक में जमा कराए गए। जब इस अथाह दौलत का खुलासा हुआ तभी से धीरज साहू और कांग्रेस पर सवाल उठने लगे थे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, आजादी के बाद किसी भी दल के सांसद के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई होगी। करोड़ों रुपए का कैश सांसद के घर से मिलता है और पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पर। मैं तो पूछना चाहूंगा इनके साथियों को, कांग्रेस का मौन तो हमें समझ में आता है क्योंकि इनकी फितरत ही भ्रष्टाचार की है। इन सवालों के बीच ओडिशा से झारखंड तक धीरज साहू के खजाने की तलाश होती रही। आयकर विभाग की टीम ने रांची और लोहरदगा में धीरज साहू के घरों पर जियो सर्विलांस सिस्टम की मदद से जमीन के नीचे छिपे खजाने की तलाश की। आयकर विभाग को शक था कि धीरज के घर में जमीन के नीचे खजाना गड़ा हो सकता है। इन खोजबीन और बरामदगी के बीच धीरज साहू ने चुप्पी तोड़ी तो सिर्फ अपना बचाव ही नहीं किया, अपनी पार्टी कांग्रेस का भी बचाव किया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो कैश पकड़ा गया है और शराब बिक्री का पैसा है, क्योंकि शराब व्यापार में सारा सेल कैश से होता है। यह पैसा सेल कलेक्शन था। यह पैसा को कांग्रेस पार्टी तथा अन्य राजनीतिक दलों से कोई इस पैसे का कोई संबंध नहीं है। और जो भी पैसा मीडिया के माध्यम से मेरा दिखाया जा रहा है वह सारा पैसा मेरा नहीं है। यह पैसा मेरे परिवार तथा अन्य संबंधित फर्मों का है। इनकम टैक्स ने छापा मारा है तो इसकी सारे हिसाब किताब मैं हम लोगों को दूंगा। धीरज साहू का परिवार ओडिशा और झारखंड समेत देश के 7 राज्यों में शराब का कारोबार करता है। 4 दशक से ज्यादा समय में साहू परिवार शराब कारोबार में शामिल है। उतना ही पुराना नाता इस परिवार का राजनीति से भी रहा है। धीरज साहू के भाई शिव प्रसाद साहू लोकसभा सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस के टिकट पर धीरज साहू 2009 में हुए उपचुनाव में पहली बार राज्यसभा पहुंचे थे। 2010 में वो दूसरी बार राज्यसभा सांसद बने। 2018 में वो तीसरी बार राज्यसभा पहुंचे। धीरज 2 बार झारखंड की चतरा सीट से लोकसभा चुनाव लड़कर हार चुके हैं। कांग्रेस से इस परिवार की करीबी है, इसलिए इस कैश वाले करप्शन में कांग्रेस पर भी सवाल उठ रहे हैं। धीरज साहू ने अब सफाई देकर कांग्रेस को बचाने की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस ने पहले ही धीरज के कैश से पल्ला झाड़ लिया था। धीरज साहू जी का निजी मामला है, उससे कांग्रेस पार्टी का कोई भी लेना देना नहीं है। धीरज साहू जी की ये जिम्मेदारी है कि वे स्पष्ट करें कि इतने बड़ी रकम उनके पास कैसे आई, और पार्टी भी जानना चाहेगी और पार्टी ने इस विषय में उन्हें स्पष्ट रूप से संकेत दिए। आखिरकार कैश कांड पर धीरज साहू की सफाई आ गई, लेकिन जिस अंदाज में धीरज ने 350 करोड़ की दौलत से पल्ला झाड़ा है, शायद ही उस पर किसी को आसानी से यकीन हो। फिलहाल एजेंसियों की जांच जारी है और जांच में साफ होगा कि धीरज सच बोल रहे हैं या कैश कांड में खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब खबर कर्नाटक से, जहां कर्नाटक के बेलगावी में एक आदिवासी महिला को निवस्त कर घुमाने के मामले में राजनीति भूचाल आ चुका है। इस मामले में अब तक 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 8 अभी भी फरार हैं। बीजेपी इसको लेकर आज पूरे कर्नाटक में प्रदर्शन करेगी। कर्नाटक के बेलगावी जिले के छोटे से गांव होसा वंतामुरी में अचानक राज्य के मंत्रियों और पुलिस के बड़े अफसरों के आने जाने का सिलसिला तेज हो गया है। 11 दिसंबर को यहां पर एक 42 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ बेरहमी की गई। उसके घर को तहस नहस कर दिया गया।
जमकर तोड़फोड़ की गई और महिला को इसी बिजली के खंभे से बांधकर उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद मानवता की सारी सीमाएं लांघते हुए महिला को निर्वस्त्र कर उसे पूरे गांव में घुमाया गया। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वरा ने गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे ही घटना की सूचना मिली, हमारी पुलिस ने महिला को बचाया और उसे अस्पताल पहुंचाया। हमने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। 5 दिन पहले हुई इस घटना के पीछे विवाद उसके 23 साल के बेटे को लेकर है। बताया जा रहा है कि उसी गांव में उसी के समुदाय की एक लड़की से उसकी दोस्ती हो गई थी, लेकिन लड़की के घर वाले इससे खुश नहीं थे। उन्होंने लड़की की शादी दूसरी जगह तय कर दी। एंगेजमेंट की तारीख तय होते ही लड़की और लड़का दोनों गायब हो गए। लड़की के घर वालों को शक था कि लड़की लड़के के साथ गायब हुई है, इसलिए उन्होंने लड़के के घर पहुंचकर तोड़फोड़ की और घर पर मौजूद अकेली मां के साथ मारपीट और बदसलूकी की। काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पीड़ितों को इंसाफ दिलाएं और हम ऐसा करके रहेंगे। फिलहाल पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। इस घटना को लेकर कर्नाटक सरकार निशाने पर है। आरोप है कि इस घिनौनी वारदात को दबाने की कोशिश की गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जब केस का स्वतः संज्ञान लिया, तब जाकर ये कार्रवाई शुरू हुई। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने कर्नाटक सरकार से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। वहीं एनसीडब्ल्यू ने भी अपनी टीम बेलगामी भेजने का ऐलान किया है। टीम मेंबर डलीना के साथ जा रही है और उस पे जांच करेगी, विक्टिम से भी मिलेगी और उसकी वेलबींग को ध्यान में रखते हुए उससे पूछा जाएगा कोई हेल्प मिली है या नहीं। इस बीच इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। बेलगावी की घटना की गूंज दिल्ली में सुनाई दे रही है। संसद के बाहर बीजेपी सांसदों ने कर्नाटक के बेलगावी की घटना को लेकर प्रदर्शन किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घटनास्थल का दौरा करने के लिए 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग समिति का गठन किया है। भारतीय जनता पार्टी पीड़िता महिला को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष आखिरी पल तक करेगी और न्याय दिलाकर मानेगी। बीजेपी के कर्नाटक यूनिट ने इस घटना के विरोध में आज पूरे कर्नाटक में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर सिद्धारमैया की सरकार में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं। सिद्धारमैया को पूछना चाहती हूँ, सिद्धारमैया को आप क्यों मौन है? वाई यू आर साइलेंट? वाई यू आर नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स? महिला का रक्षा किधर है एंड कौन करने वाले हैं? इसीलिए मैंने मांग करती हूँ तुरंत वो कल्प्रिट्स को पकड़ना चाहिए, उसको सजा देना चाहिए। बीजेपी हमलावर है, वहीं कांग्रेस बीजेपी पर राजनीति का आरोप लगा रही है। बीजेपी और फैक्ट्स, ये 2 शब्द एक साथ नहीं जाते हैं। बीजेपी एक फेक न्यूज फैक्ट्री है और बीजेपी हर उस जगह घिनौनी राजनीति करती है जहां पर नहीं करनी चाहिए। मेरा अपना मानना है कि भाजपा की जो सरकारें बनी है और वो जिन तरह के वादे हुए थे उनको पहले पूरा करके दिखाएं। इस तरह की अवमानना लोगों के मताधिकार की करना बंद कर। जो बेलागावी में हुआ बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही आपत्तिजनक है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, ये सब हर देशवासियों का मानना है। पर राजनीति करना कोई भारतीय जनता पार्टी और एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन से सीखे। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कर्नाटक की इस घटना में आने वाले दिनों में और तूल पकड़ने की संभावना है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी आदिवासियों से जुड़े इस मुद्दे पर कांग्रेस को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी।